आइडियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी डेस्टल डी ट्रेसी ने फर्स्ट टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस्तेमाल की थी। और आइडियोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, आइडियो और लोगोस। आइडियो का मतलब होता है आइडिया, और लोगस कहते हैं स्टडी को या लॉजिक्स को, यानी स्टडी ऑफ आइडियाज। बेसिकली आइडियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ आइडियाज। और आइडियोलॉजी को अगर आप वैसे डिफाइन करें तो आइडियोलॉजी बेसिकली पास्ट की इंटरप्रिटेशन होती है, प्रेजेंट की एक्सप्लेनेशन होती है, और फ्यूचर का विजन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियोलॉजी क्या है तो यू विल सिंपली से दैट कि आइडियोलॉजी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड विजन ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि आइडियोलॉजी नेशंस की होती है, लोगों की होती है, और वो उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को सम अप कर रही होती है। तो अगर आप आइडियोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं तो आइडियोलॉजी बेसिकली ओरिजिन, एवोल्यूशन और नेचर ऑफ आइडियाज को कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो बच्चों पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है ना वो बेसिकली मुसलमानों का रिएक्शन है अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू एक्सप्लॉयटेशन। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू और ब्रिटिश जो थे वो मुसलमानों को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, तो उस एक्सप्लॉयटेशन के रिएक्शन के तौर पे मुसलमानों ने जो आइडियाज़ रिप्रेजेंट किए, प्रेजेंट किए, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो उन्होंने जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए उसकी कोई ना कोई बेस थी, और उसकी बेस डेफिनेटली जो थी वो गोल्डन एंड एवरलास्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। जो टू नेशन थ्योरी है वो बेसिकली आइडियोलॉजी की बुनियाद बनती है, और टू नेशन थ्योरी का मतलब ही ये है कि द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस with respect to their social, political, economic, religious, and all aspects of life. So ideology is basically, you can say, reactions of the Muslims against the British and Hindu exploitation, and it is based upon the principles of Islam. अच्छा, अब एक चीज बड़ी अहम है कि आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसमें कौन सी ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आइडियोलॉजी को जो है वो जनरेट किया था। सबसे पहला जो आइडियोलॉजी को जनरेट करने वाला फैक्टर था वो ये था कि मुसलमान जो थे वो ये चाहते थे कि अल्लाह अलमाइटी जो है उसकी सॉवरेनिटी को इन्फोर्स कर सके, और उसके लिए डेफिनेटली उनको एक अलहदा स्टेट की ज़रूरत थी। इसी तरह से वो इस्लामिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसी तरह मुस्लिम्स अपने इमेज और आइडेंटिटी का को रिवाइव करना चाहते थे, अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हिंदू मेजॉरिटी से एमेंसिपेशन चाहते थे, छुटकारा चाहते थे, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी चाहते थे, और इसके अलावा वो एज ए होल अपनी तमाम डायमेंशंस ऑफ लाइफ में हिंदू से इंटायरली डिफरेंट थे। तो टू नेशन थ्योरी भी इसका एक स्टिमुलेंट बनी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये बेसिकली आइडियोलॉजी के स्टिमुलेंट्स के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली द स्टिमुलेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी जिन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को स्टिमुलेट किया। अब यहाँ पे देखिए कायदे आजम के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही हैं। जैसे 1944 में आपने थोड़ी हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो गांधी जिना टॉक्स हुई थी, उसमें कायद ने बड़ा वेहेमेंटली, बड़े ओपनली ये बात कही थी कि वी आर ए नेशन विद आवर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, हिस्ट्री एंड कैलेंडर्स, लीगल लॉज एंड मोरल कोड्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन। इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्ट आउटलुक ऑन लाइफ एंड ऑन लाइफ। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट में कायद ये कह रहे हैं कि आप हिस्ट्री देख लें, हमारा नॉमेनक्लेचर देख लें, हमारे लॉज देख लें, हमारे अपनी वैल्यूज देख लें, हमारा आर्ट, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी कस्टम्स, हमारा तारीख, हमारा रवैया, हर चीज, किसी भी चीज को आप देखेंगे तो हमारा एक अपना डिस्टिंक्ट आउटलुक है, यानी इन तमाम चीजों में हम यूनिक हैं, ठीक है ना जी। तो इस वजह से हम एक नेशन हैं।
अगर इंटरनेशनल लॉज के डेफिनेशंस को देखा जाए तो उसके मुताबिक मुसलमान एक कौम है। इसी तरह उन्होंने नीचे भी एक स्टेटमेंट, ये मैंने कोट की हुई है, कि ये इतने लंबे अरसे तक मुसलमान और हिंदू आपस में इकट्ठे रहे हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ना तो उन्होंने कभी आपस में इंटर मैरी किया है, ना इंटरडाइन किया है, और उनकी कस्टम्स, उनकी रिलीजन्स, उनकी फिलॉसफीज हमेशा एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट रही हैं, ठीक है। और इसलिए ये मतलब दो डिफरेंट नेशंस हैं, और ये बेसिकली आइडियोलॉजी की बुनियाद है। और इसमें कायद के कहने का पर्पस भी यही था कि मुसलमानों की जितनी भी डिस्टिंक्शन है उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम है। अच्छा, अब अगर आप हिस्ट्री देखें ना आइडियोलॉजी के हवाले से, तो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना है। अगर आप 11th सेंचुरी में चले जाएं, आपको कायद की एक स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ी हो, और आई होप कि आपने पढ़ी होगी, वो ये थी कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड द डे व्हेन द फर्स्ट मुस्लिम लैंडेड ऑन द सॉइल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब पहला मुसलमान जो था सब कॉन्टिनेंट पे आके वहां पे मतलब जिसने लैंड किया था उसी वक्त, क्योंकि एक आइडियोलॉजी आ गई थी ना। मुसलमान का मतलब है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के वाले से बात करें, अच्छा बच्चों एक मिनट जरा, अच्छा जी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ ये दोबारा। हिस्ट्री को देखें ना अगर आप, तो अल बेरूनी ने 11th सेंचुरी में विजिट किया था सब कॉन्टिनेंट का। तो उसकी एक स्टेटमेंट है कि जिसमें उसने ये फील किया कि उस स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि इन ऑल मैटर्स एंड यूसेजेस द हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम अस, यानी मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान तमाम जिंदगी के पहलू में एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से आप उसी वक्त एक अलबरूनी ने एक ये बात अपनी बुक के अंदर लिखी है कि हिंदूज जो थे वो मुसलमानों को ना मलीच समझते थे, इम्प्योर समझते थे। मुसलमान अगर किसी चीज़ को टच कर देते थे तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे, समझते थे वो चीज़ जो है वो नापाक हो गई है। फिर आप देखें कि अगर आइडियोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं तो दीन इलाही को आपने पढ़ा है, अकबर ने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, भक्ति मूवमेंट आई थी। तो मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त मुसलमानों की शख्सियत को रिस्टोर करने के लिए बहुत एफर्ट्स की थी। और इसी तरह अगर मरहटा की रिसर्जेंस को बाद में आप देखते हैं तो शाह वली अल्लाह ने उस वक्त एफर्ट्स की थी। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने आके यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, ठीक है, नेशनल टेरिटोरियलिज्म का, ठीक है ना। तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, और वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स को एक नेशन कंसिडर करते थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट के जरिए से ये उनको बात वाज़ेह की गई कि दो नेशंस हैं, हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो उस वक्त भी आइडियोलॉजी जो है वो मुसलमानों की या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो अपनी जो है वो एक लाइफ लाइन को उसने बरकरार रखा। यानी मकसद ये है कि अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है दैट्स नॉट रिलेटेड टू जस्ट द हिस्ट्री ऑफ 70 ईयर्स और 80 ईयर्स। ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कोई 80-70 ईयर्स की हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत पुरानी एक जो है वो विजन है, जो कि बहुत उस देर उस वक़्त से जो है वो वर्केबल है जब पहला मुसलमान जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ था। अब देखें इसमें नटशेल में अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी का नटशेल यही है कि मुसलमान चूंकि एक सेपरेट नेशन है तो उनके पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और जहां जहां वो मेजोरिटी में हैं उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एक सॉवरेन स्टेट में, और जहां पे वो अपनी लाइफ को इस्लाम के मुताबिक गुजार सके, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी जो रूट है वो इस्लाम है, ठीक है। और उसकी रूट ये है कि मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और तमाम एफर्ट्स जो हिस्ट्री में हुई ताकि मुसलमानों की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म किया जा सके, तो मुसलमानों ने उसको रेजिस्ट किया, ठीक है जी। और जितनी भी एफर्ट्स जो हौच पौच की हुई या अमलगमेट करने की हुई कि हिंदुओं और मुसलमानों को अमलगमेट कर दिया जाए, वो तमाम एफर्ट्स जो हैं वो एंडेड इन स्मोक, खत्म हो गई, यानी कि बेसुध रही, बेफायदा रही। उसकी रीजन ये थी कि मुसलमानों की एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी जो अभी भी वर्केबल है, ठीक है। अब देखें हमारी जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, वो बेसिकली उसके क्या मतलब
बेनिफिट्स हैं या उसकी क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और स्टेटमेंट ये है कि जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं ना मुस्लिम्स के, अगर आप हिस्ट्री में पूरी देखें तो उन हिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस ने आइडियोलॉजी को क्या किया, जनरेट किया। इकबाल ने उस आइडियोलॉजी को फलसफियाती अंदाज से पेश किया, और कायद ने उस आइडियोलॉजी को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, और पाकिस्तान की सूरत में। और उसके बाद वही आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक लीगल फॉर्म में हमारे सामने आ गई। अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947 के बाद जब आया था, जब पाकिस्तान बन गया तो 49 के अंदर, 48 या 49 है, तो उसमें बेसिकली ये लीगल तौर पे मतलब ये बात सामने आ गई थी कि पाकिस्तान जो है वो एक जो है ना ऐसी स्टेट है जिसकी बुनियाद इस्लाम है, जिसमें सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह अलमाइटी की है, ठीक है, और कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो रिपग्नेंट टू दी बेसिक्स ऑफ इस्लाम होगा। तो ये चीज याद रखें कि ये सारा कुछ जो है ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की पूरी एक एवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। अब देखिए हमारी जो आइडियोलॉजी है उससे हमें क्या फायदा हुआ है या क्या फायदा हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो आइडियोलॉजी की बेसिस पे हमने अपना जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको प्रैक्टिस किया है। आइडियोलॉजी की बेसिस पे हमने मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे उनको प्रोटेक्ट किया है। इसी की बेसिस पे हमने इंडिपेंडेंस ली है। इसी की बेसिस पे हमने हिंदू मुस्लिम जो टेंशन है उसको ख़त्म किया है। यही हमारी करेक्टर बिल्डिंग की बेस है। यही इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी यूनिटी की बुनियाद है, ठीक है जी। इसी की बेसिस पे हमने ब्रिटिश और हिंदू सोसाइटी से फ्रीडम लिया है। इसी की बेसिस पे हमने अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया है। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है और हमने तमाम जो डायमेंशंस ऑफ लाइफ है उनमें सक्सेस जो है उसको जो है ना अटेन करने की कोशिश की है। सो इट मीन्स दैट कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के हवाले से देखें तो इनके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंटायरली डिफरेंट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप रिलीजन की मिसाल ले लें तो मुसलमान जो है ना वो मोनोथीस्ट हैं। मोनोथीस्ट होते हैं जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं, जबकि हिंदूज जो हैं वो पॉलीथीस्ट हैं। पॉलीथीस्ट हैं, बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखते हैं। एक ना राइटर है उसका नाम है लॉरेंस जीरिंग। लॉरेंस जीरिंग ने अपनी एक किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर्स ऑफ इंडिया। उसमें वो एक स्टेटमेंट लिखता है, वो कहता है जी कि देयर आर 20 करोड़ गॉड्स इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में 20 करोड़ खुदा हैं, ठीक है ना, यानी पॉलीथिज्म की एक्सट्रीम है। और मुसलमान जो है वो मोनोथिज्म पे बिलीव करते हैं। अच्छा, इसके अलावा चलें अगर आप कास्ट सिस्टम पे आ जाएं तो मुसलमानों के अंदर कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिंदुओं में वाज़ह तौर पे उनके मजहब के अंदर 4 कास्ट हैं। ब्राह्मण है, विष्णु है, सॉरी ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, खत्री है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि कास्ट सिस्टम भी है मुसलमानों में। इस्लाम में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। फिर अगर आप बिल्डिंग्स पे आ जाए इवन चलें तो मुस्लिम्स की जो बिल्डिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदू बिल्डिंग्स। अगर आप हिंदुओं के मंदिरों में जाएं या उनकी रिलीजियस बिल्डिंग्स में जाएं या विजिट करें उनकी, तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। अगर आप उनके किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो मुसलमानों को एक वेल डिफाइंड पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया है। हिंदूज का जो, अगर आप इवन मैं उन्हीं की बुक्स के वाले से बात करता हूँ, आप महाभारत पढ़ें या रामायण पढ़ें तो यू विल सी के दे हैव नो पॉलिटिकल सिस्टम, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, जस्ट ओनली वॉर्स हैं, ठीक है जी। महाभारत जो है, महाभारत इनकी एक किताब है जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा वर्सेज हैं, और ये सारी की सारी वर्सेज अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ वॉर्स के ऊपर डिस्कशन है, वॉर्स ही वॉर्स हैं, ठीक है ना। यू कैन सी इट, आप उसको देख भी सकते हैं, ये ड्रामेटाइज भी हुआ हुआ है बकायदा ना। तो अब इसी तरह से आप इकोनॉमी के हवाले से बात कर ले तो आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर इंटरेस्ट है, बकायदा सूद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, लोग कारोबार करते हैं। और इस्लाम में तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब हर एस्पेक्ट से अगर आप मैं बात करूँ ना, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोसाइटी के हवाले से आप बात कर लें, जो हर हवाले से मुसलमान और हिंदू बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं, सही है।
तो ये इसलिए टू नेशन थ्योरी जो है ना, एक बड़ी ही वर्केबल थ्योरी है और एप्लीकेबल थ्योरी है। जितनी भी वेस्टर्न नेशनलिज्म ने एफर्ट्स किए हैं ना कि ये जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज अप किया जा सके, वो तमाम एफर्ट्स फेल हुई हैं। और टू नेशन थ्योरी हमेशा से रही है और हमेशा ही रहेगी, ठीक है जी। तो even the Muslims and the Hindus remain in the same town, villages and cities, but fail to amalgamate into each other. सही है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ अब जब मेरे के कायद की यही स्टेटमेंट जो मैंने पहले बताई कि पाकिस्तान came into existence on the day the first Muslim landed on the soil of the subcontinent. So that also indicate ideology as well as two nation theory. अच्छा, अब देखिए कायदे आजम जो थे, ठीक है जी, ये पहले मतलब बंदे नहीं थे जिन्होंने मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को डिस्कस किया। इससे पहले जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, अल बिरूनी है, इब्न बतूता है, गजनवी है, इन्होंने मुख्तलिफ अपनी किताबों में ना ये चीज़ों को डिस्कस किया है। मिसाल के तौर पे ये अल बरानी ने अपनी किताब में दिखाया कि हिंदूज आर बाई नेचर एंटी इस्लाम एंड देयर डिफरेंसेस आर वाइडनिंग डे बाई डे। मतलब हिंदू एंटी इस्लाम है और इनके जो जो डिफरेंसेस हैं मुसलमानों के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, सर सैयद के हवाले से मैं तीन पर्सनालिटीज को डिस्कस करता हूँ कि सर सैयद का टू नेशन थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर कायद और इकबाल जो है ना बहुत अहम है ये। तो सर सैयद देखें, सर सैयद, कायद और इकबाल, ये पहले मैं आपको पहले ये पॉइंट बता दूं, ये तीनों तीनों जो थे यूनियनिस्ट थे। यूनियनिस्ट मतलब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी थे। लेटर ऑन बहुत सारे इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जिसकी वजह से इन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, और फिर ये इस बात पे मुत्तफिक हुए कि मुसलमान डेफिनेटली एक सेपरेट कौम है और ये कभी भी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। सर सैयद की जब वो यूनियनिस्ट थे तो उनकी एक स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे कोट की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है, कि वो ये कहते थे कि दो कम्युनिटीज़ जो है ना, हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें होती हैं, ठीक है ना। अगर एक आंख को इंजरी यानी खत्म डैमेज कर दिया जाए तो वो जो ब्राइड है वो अगली हो जाएगी। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जब हुई थी तो उसके बाद सर सैयद ने अपना माइंडसेट चेंज किया था, और सर सैयद जो है वो इस बात पे आ गए थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। उनकी जो मुसलमानों की लेगेसी है, मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन है, उसको हिंदूज जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इवन वो अगर उसकी उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो मुसलमानों को एज ए कॉम या एज ए एंटिटी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें उन्होंने फिर बाद में जो स्टेटमेंट दिया वो भी आप देख लें, यहाँ पे आपके सामने है कि द टू कम्युनिटीज वुड नेवर बी एबल टू जॉइन हैंड्स इन एनीथिंग होल हार्टेडली। यानी कि ये दोनों कम्युनिटीज कभी भी आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये भी टू नेशन थ्योरी की तरफ उनका एक इशारा है। इसी तरह सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी पे फर्म बिलीव रखते थे। सर सैयद को हम फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने माई पीपल, टू पीपल, ठीक है जी, माई नेशन, ये इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। और इनकी जलंधर में इनकी एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी 1889 में, जो कि टू नेशन थ्योरी को भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है, आइडियोलॉजी को भी एक्सप्लेन कर रही है। वो स्टेटमेंट क्या है कि आई कैन सी द टाइम व्हेन विद द क्राउन ऑफ द कुरान ऑन योर हेड एंड कलमा ऑन योर टंग यू विल मैनेज योर अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। यानी वो ये कह रहे हैं कि जी मैं ये वो वक्त देख सकता हूँ कि जब कुरान का ताज तुम्हारे सर पे होगा, कलमा तुम्हारी जुबान पे होगा, और तुम अपने जो मामलात हैं उनको इंडिपेंडेंटली मैनेज करोगे, ठीक है। ये मुसलमानों को कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब है कि वो बात ये कर रहे हैं एक अलहदा नेशन की, एक अलहदा स्टेट की, या ये अलहदा एक आइडियोलॉजी की। अब आप कायदेज़म की टू नेशन थ्योरी के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पहले, आप अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो कायदे आजम भी यूनियनिस्ट थे। लखनऊ पैक्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो लखनऊ पैक्ट की वजह से कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है। एक अपना राइटर थी जिनका नाम था सरोजनी नीदू, उन्होंने इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने लखनऊ पैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो लखनऊ पैक्ट हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा लैंडमार्क इवेंट है जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं वो कायद ने की थी, जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये 1900 जो है वो 19 में गालबन, ठीक है ना, ये लखनऊ पैक्ट हुआ था।
तो आप ये देखें कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आपको पता है नेहरू रिपोर्ट आई, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से कायद का माइंडसेट चेंज हुआ। कायद ने फिर कांग्रेस को भी छोड़ा और मुस्लिम लीग, पहले कायद कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर्स थे, तो फिर उसके बाद कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट कही थी, पार्टिंग ऑफ वेज। तो फिर कायद ने बहुत सारी जो है ना मतलब स्टेटमेंट्स दी हैं जो टू नेशन थ्योरी को और आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले भी बता दी हैं और कुछ स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कायदे आज़म की एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है ना 1940 में जो दिया था उन्होंने, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 1200 years has failed to achieve unity and has witnessed India always divided into Hindu India and the Muslim India. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान में रखें। और ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कायद की बेसिकली टू नेशन थ्योरी के हवाले से मैंने पहले भी 2-3 स्टेटमेंट्स दी हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स जो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली जौहर और टू नेशन थ्योरी के हवाले से अगर हम बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो भी आर्डेंट सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, बल्कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1923 में। लेकिन कांग्रेस की जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज थी उनको जब उन्होंने स्क्रूटनाइज किया तो फिर उन्होंने अपनी माइंडसेट को चेंज किया और टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। और उन्होंने अपनी डॉटर को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर की कुछ एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि द ओनली वे इन विच द मुस्लिम्स कुड लिव वाज टू रूल इन द प्रोविंसेस वेयर दे वर इन मेजोरिटी। यानी वो अपनी डॉटर से ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ वो मेजोरिटी पे हैं वहाँ उन प्रोविंसेस में उनको अपना रूल कायम करना चाहिए। तो ये भी टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर बन गए। इसके बाद इकबाल के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है कि इकबाल जो थे थर्ड डेकेड और मिड ऑफ द फोर्थ डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में देख लें, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है जी, जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो गैप था उसको बढ़ाया है, ठीक है जी। नेहरू रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो अगर आप पार्टीशन ऑफ बंगाल पे चले जाएं, वहाँ से स्टार्ट हो जाएं, फिर आप नेहरू रिपोर्ट पे चले जाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिकली जब हुई हैं तो फिर ये जो लीडर्स हैं इनके माइंडसेट चेंज हुए हैं। अब इकबाल ही की एक बहुत ही जो फेमस जो है वो एक पोएम भी है, वो आपने सुनी भी होगी कि जो हिंदुस्तान हमारा के हवाले से है ना, उसके कुछ वर्ड्स मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की है। लेकिन जब उन्होंने फिर जो खुतबा इलाहाबाद दिया है तो उस खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने सिंपली ये फिर ये चीज़ बताई है कि इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट है जिसमें मुख्तलिफ ह्यूमन ग्रुप्स रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और वो डिफरेंट मज़ाहब रखते हैं, ठीक है जी। और उनका बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं है और उनके दरमियान वाजिया फ़र्क है। फिर उन्होंने आगे जाके इसी खुतबे के अंदर कहा था, आइडिया जो पेश किया था कि जहाँ जहाँ मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं उन एरियाज को मिला के एक सेपरेट जो है वो स्टेट बना दिया जाए। तो ये उनके नज़दीक जो हिंदू मुस्लिम टेंशन थी या जो प्रॉब्लम्स थी उनका बेस्ट सोल्यूशन था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, ये जो टू नेशन थ्योरी है ये पाकिस्तान की बुनियाद बनी है, पाकिस्तान की डिमांड की बुनियाद बनी है और जो है ना अल्टीमेटली जो है वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे हमने पाकिस्तान को अचीव किया है। और ये जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो माइंड सेट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर ऑफ द हिंदूज और उनकी जो उन्होंने जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज ऑप्ट की हैं उसकी वजह से उनके माइंडसेट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो बच्चों ये असल में ना आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी दोनों को मिला के सवाल आ सकता है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि दोनों को मिला के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। बच्चों आपको आवाज़ आ रही है?